Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you to the platform of STEP. आज इंशाल्लाह ताला हम फिज़िक्स के एमडी कैट के न्यू सिलेबस के पेश नज़र जो हमारा पहला फर्स्ट ईयर से रिलेटेड लेफ़्ट ओवर का टॉपिक होगा, इंशाल्लाह ताला उस पर मैं लेक्चर दूंगा। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में मैंने वैसे भी आप लोगों को अभी थोड़े दिन पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें बताया था कि जो अपडेट हुई है सिलेबस में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड हो गए हैं। तो आज मेरा ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के हवाले से है कि फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं, फिर इंशाल्लाह उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। रेडियन की अगर बात की जाए तो रेडियन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि आप देखें यूनिट 1 जो है जिसके अंदर हम मेजरमेंट एमडी कैट में मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी सारी मौजूद हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ में फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में रेडियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर है कि ये रेडियन अगर ऐड भी किया गया तो ऑलरेडी इट वॉज बीन प्रेजेंट बाय अदर फॉर्म, तो इसका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर इसकी थोड़ी सी रिवीजन करेंगे इन द सेंस टू कीप आवर सेल्फ वेरी सेफ। दूसरा टॉपिक जो कि ऐड हुआ है दैट इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कूलियन। ऑब्वियसली ये टॉपिक पहले मौजूद नहीं था, ये छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। इससे रिलेटेड एंटिटीज के कौन से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, इंशाअल्लाह ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आप सब जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशनिंग की बात होती है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशनिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंशाअल्लाह हम वो चीज़ देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लाइट की बात करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंशाल्लाह हम वो चीज़ देखेंगे, वो सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफ्रैक्शन का टॉपिक। पहले हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑलरेडी मौजूद था, इस दफ़ा डिफ्रैक्शन बेसिक प्रिंसिपल से मुराद ये है कि डेफिनेशन आ सकती है इससे, और क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकता है। इस दफ़ा एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो बड़ी अहमियत की हामिल है, वो ये है कि 2018 का एमडी कैट का जो सिलेबस था उसमें और 2019 का जो एमडी कैट का अपडेटेड सिलेबस है उसमें हार्डली कोई 5% की चेंज है। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट 95% टॉपिक उसने रिटेन किए, और कुछ टॉपिक्स उसने 5% एक्सक्लूड किए, 5% ही ऐड कर दी। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ देखने वाली है, वो ये चीज़ है कि उसने 2018 में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए थे बड़े अच्छे थे, बहुत क्लियर थे कि क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन 2019 में उसने जो सिलेबस दिया उसने सिलेबस वही रखा, मगर उसने टॉपिक की डिटेल नहीं दी, उसे जनरलाइज कर दिया। अब जनरलाइज करने से मुराद ये है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमने उस टॉपिक को ज़रा गहराई में देखना है, ध्यान से देखना है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा क्योंकि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को स्टेप में अल्हम्दुलिल्लाह वो 2018 वाला सिलेबस प्रिपेयर करवा चुके हैं, उनको ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो उनको सबसे बड़ा एज मिलेगा कि वो डिटेल मतलब वो क्लियर लर्निंग आउटकम्स के साथ सारा कुछ देख चुके हैं। अब जनरल जो टर्म्स हैं जैसे ये डायफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डायफ्रैक्शन के हवाले से वो जनरली क्या क्या पूछ सकता है ये भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक दैट इज रेडियन। ठीक है, रेडियन की अगर बात की जाए तो रेडियन क्या है? रेडियन बेसिकली एसआई यूनिट है, इसका प्लेन एंगल का, जो कि 2 डायमेंशनल एंगल है। इसका मतलब वो आपसे पूछ सकता है रेडियन जो है क्या ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है? तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का सप्लीमेंट्री यूनिट है। और किसका है? ये प्लेन एंगल का जो सर्कल में बनता है, 2 डायमेंशनल एंगल है, आप इसे ये पूछ सकता है। और ये वही चीज़ है जो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चैप्टर नंबर 5 में ये वही चीज़ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू S/R, जिसमें आर्क लेंथ S होती है और R हमारे पास रेडियस, ये दोनों के यूनिट सेम होंगे। ऑब्वियसली S और R को मस्ट बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, और फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट पैदा होगा जिसे हम रेडियन का नाम देंगे। अब थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं एमडी कैट में, ये ज़रूरी नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये होता है कि बुक की लाइन्स आ जाती हैं, आसान सवाल आते हैं। तो S से मुराद आर्क लेंथ है, R से मुराद रेडियस है। इस फॉर्मूला में सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बात करूं कि R और S और R अगर इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाती है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जवाब आएगा 1 रेडियन। एक कंप्लीट सर्कल की बात की जाए तो आर्क लेंथ आप सब जानते हैं 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। इस फॉर्मूले में पुट किया 2 पाई r,
आर आर से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2 पाई रेडियन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सेमी सर्कल के लिए भी, आप प्रैक्टिस कर लें। सेमी सर्कल के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर का, तो आर्क लेंथ पाई आर हो जाएगी, सो इट विल गिव यू पाई रेडियन। छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप प्रैक्टिस टास्क के लिए क्वार्टर सर्कल के लिए देखिए क्या हो सकता है, क्लियर हो गया। अगर आर्क लेंथ 1/8 ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, ये आपने खुद करना है सो दैट आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा याद रखिएगा कि प्लेन एंगल के जो यूनिट्स होते हैं वो अदर देन रेडियन डिग्री भी होता है और रेवोल्यूशन भी होता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन, डिग्री एंड रेवोल्यूशन। तो यहां से सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक 1 रेवोल्यूशन जो होती है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बड़ी क्लियर सी बात होगी कि 1 रेवोल्यूशन जो होगी, अगर रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वो डिग्री से तो ऑब्वियसली बड़ा, क्योंकि देखिए 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री मिले तो एक रेवोल्यूशन बनती है, तो एक रेवोल्यूशन फिर बड़ी होगी 1 डिग्री से। तो दैट इज वेरी क्लियर। तो ये चीज तो हमें यहीं पे क्लियर हो जाती है कि बहुत जबरदस्त फॉर्मूला हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब 1 रेवोल्यूशन को अगर मैं रेडियन की बात करूं तो 2 पाई रेडियंस बने तो एक रेवोल्यूशन बनती है, इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन फिर रेडियन से भी बड़ी होगी। सो इट मींस दैट रेवोल्यूशन इज आल्सो ग्रेटर देन रेडियन। अब रेडियन और डिग्री की बात कर लेते हैं। 2 पाई रेडियन हो, सिर्फ 2 पाई रेडियन हो तो 360 डिग्री बनता, इसका मतलब 2 पाई रेडियन हो 360 डिग्री बनता, विच मीन्स दैट रेडियन इज ग्रेटर देन 360 डिग्री। और 1 रेडियन 57.3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, तो 1 डिग्री 0.017 रेडियन के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एन आर्क of length twice the radius of the circle, the angle subtended at the center। साफ सी बात है, ऑफ द सर्कल की बात करें तो ये प्लेन एंगल होगा। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस यानी 2 रेडियन और 114.6 डिग्री, विच मीन्स दैट इफ आई कंसिडर इट बी ऑप्शन, सो हमारे पास जो सी ऑप्शन बनती है बोथ ए एंड बी, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। द एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट मूव्स for 15 minutes, so हम formula theta is equal to s over r use करेंगे and we can easily do it by ourselves। So this is your home task, it's a very simple thing आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन की बात कर लेते हैं। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक डेफिनेशन है। ड्यूरिंग एन इलास्टिक कुलियन, याद रखिएगा इलास्टिक कुलियन जब भी होगा तो मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो इलास्टिक कुलियन में भी कंजर्व होती है और इनइलास्टिक कुलियन में भी कंजर्व होती है। तो जिससे पता चला कि इलास्टिक कुलियन में, इलास्टिक कुलियन हो या इनइलास्टिक कुलियन हो, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व होगा। तो इलास्टिक कुलियन की सुपरमेसी क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इसका मतलब चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपने याद रखना है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलियन में बुनियादी फर्क जो है कि काइनेटिक एनर्जी की जो कंजर्वेशन है, दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए कि जब भी कुलियन इलास्टिक होगा तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व होगी। अगर एनर्जी कंजर्व होगी तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मतलब एनर्जी लॉसेस नहीं हो सकते। अगर एनर्जी लॉसेस नहीं हो सकते तो एनर्जी लॉसेस ज्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, याद रखिएगा हीट की फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में, विच मीन्स दैट ना तो हीट ही प्रोड्यूस हो सकती है ना ही साउंड ही प्रोड्यूस हो सकता है, विच मीन्स नीदर हीट नॉट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका उल्टा ये भी क्वेश्चन भी हो सकता है कि इनइलास्टिक कुलियन में साउंड भी प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब वो सवाल आता है जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बच्चे समझते हैं कि इन इलास्टिक कुलियन में एनर्जी कंजर्व नहीं होती। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहीं पर हमने क्वेश्चन किया ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कुलियन व्हाट इज कंजर्व्ड, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, विच मीन्स बोथ ए एंड सी, दैट इज आवर बेस्ट चॉइस। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने याद रखना है इसको कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलियन में बुनियादी फर्क काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का है, मगर टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं।
इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, हालांकि उसने इसको मेंशन तो नहीं किया, लेकिन हम इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के अकॉर्डिंगली जरूर देखेंगे। आप सब जानते हैं कि एक टॉपिक है हमारे पास इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि उसने अपने यूएचएस के सिलेबस के एंड में एक लाइन लिखी हुई है कि ऊपर जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, यहां से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, मगर इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती हैं, हट के भी आ सकता है। तो इसीलिए इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन में मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन का टॉपिक भी स्टूडेंट्स आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। आप इसमें क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? पहली बात कि ड्यूरिंग एन इलास्टिक कुलियन, याद रखिएगा चूंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, जिससे मुराद ये है कि स्पीड ऑफ अप्रोच हमेशा स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर होगी। अगर यहां पर यह है तो इन इलास्टिक कुलियन में क्या होगा? इन इलास्टिक कुलियन में बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो स्पीड ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी और सेपरेशन के बाद वाली स्पीड, चूंकि एनर्जी लॉसेस हो चुके तो वो कम हो जाएगी। इसका मतलब इन इलास्टिक कुलियन में स्पीड ऑफ अप्रोच ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ सेपरेशन से, या स्पीड ऑफ सेपरेशन दैट इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच। फिर इसके स्पेशल केसेस आ जाते हैं जो मैं समझता हूं बड़े ही सिंपल होते हैं। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से 4 स्पेशल केसेस बनते हैं, उस सारे केसेस आपने हेले। फॉर एग्जांपल यहां पे बात करो, अगर 2 बॉल सेम मैसेज हैं, कोलाइड इलास्टिकली, तो जब भी ऐसा होगा, आप सब जानते हैं मैसेज सेम हो तो दे सिंपली इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। बिल्कुल सही है, इसका मतलब पता ये चला, इसमें ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है और ये ऑप्शन भी, क्योंकि यहां पे सिंपली वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा। Two balls collide elastically said that m1 is much greater than m2 while m2 is at rest। तो आप सब जानते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर m1 बहुत बड़ा हो और m2 बहुत छोटा हो, तो ये रेस्ट पर भी हो, जब जाके स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम स्पीड रहेगी, मगर इसकी स्पीड उसकी स्पीड से डबल हो जाएगी। सो इट मीन्स कौन सा बेस्ट है? दैट ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ the first object it remains same, but second object की speed double हो जाएगी as compared to the first one, तो delta is the best answer। Students, chapter number 7 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का टॉपिक देकर उसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग बेसिकली क्या है? एक बात याद रखिएगा, अगर किसी पॉइंट पर वेन टू आइडेंटिकल वेव्स, अब आइडेंटिकल वेव्स के बारे में ये राज आप सबको बताना चाहिए कि आइडेंटिकल वेव्स उसको कहते हैं जो कि सेम कैटेगरी की हो। इसका मतलब एक अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है होनी चाहिए, और अगर एक साउंड है तो दूसरी भी साउंड होनी चाहिए, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स दूसरी ट्रांसवर्स। तो ये आइडेंटिकल के बारे में मैंने ये देखा बहुत कम लोगों को इसका पता होता है कि आइडेंटिकल वेव से मुराद क्या है। तो इफ व्हेन 2 आइडेंटिकल वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे पहुंचेंगी, तो फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशनिंग टेक्स प्लेस। और आप सब जानते हैं कि ये वो फिनोमेना है कि जिसके बाद क्या होगा, हमारे पास 3 प्रोसेस हो सकते हैं बच्चों। एमडी कैट के सिलेबस में स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक भी हमारे सिलेबस में ऑलरेडी शामिल है, हम कर चुके हैं, और इंटरफेरेंस का टॉपिक भी हमारे सिलेबस में शामिल है। सो स्टूडेंट्स, बीट्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेम टाइम। तो मैं ये समझता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग में हमें ये कुछ थोड़े पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा आइडेंटिकल वेव्स हैं, साथ ये पता होना चाहिए, हमसे क्वेश्चन हो सकता है दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग कैन रिजल्ट इन, तो इंटरफेरेंस हो सकती है, बीट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, और स्टेशनरी वेव्स। अब जाहिर है चूंकि इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स हम डिटेल में कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में मैं इस पर बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कंडीशंस क्या होती हैं इंटरफेरेंस के लिए, दैट मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन हो दोनों वेव्स की, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, तो फिर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। बीच में सिर्फ ये होता है कि दोनों की डायरेक्शन तो सेम होती है, इसका मतलब ये इंटरफेरेंस ही है, मगर फ्रीक्वेंसी में एक स्लाइट सा डिफरेंस आता है विच इज लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज, जिसकी वजह से किसी जगह हमारे पास सुपरपोजिशनिंग में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रही होती है, पीरियोडिक राइज आता है, जहां डिस्ट्रक्टिव पीरियोडिक फॉल आता है। तो बीट्स के बारे में आपसे जस्ट थोड़ा सा पूछा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के अकॉर्डिंगली ये कहूंगा कि आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कंडीशंस अगर स्टेशनरी वेव्स की देखी जाए, हमारा यूएचएस का भी सिलेबस हम डिटेल में प्रिपेयर कर चुके हैं। इसके लिए सिर्फ फर्क ये कि मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और स्टेशनरी वेव्स हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं, वी हैव डन इट।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की अगर बात की जाए तो हो सकता है सुपर पोजिशनिंग में आपको ये क्वेश्चन आ जाए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्रेस्ट पर क्रेस्ट या ट्रफ पर ट्रफ फॉल करता है, और डिस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट पर ट्रफ फॉल कर रहा होता है। आइए देखते हैं कि सुपर पोजिशनिंग के फिनोमेना में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या करती है, दैट इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज करती है आप देख सकते हैं। हमारे पास दो वेव हैं, दिस इज वेव 1 जिसका एम्पलीट्यूड y1 है, एंड दिस इज वेव 2 जिसका एम्पलीट्यूड y2 है। तो जब ये क्रेस्ट पर क्रेस्ट फॉल कर रहा है तो दोनों के क्रेस्ट ऐड हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्टेंट एक बड़ी वेव बनेगी जिसमें रिजल्टेंट हमारे पास एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। द एम्पलीट्यूड्स को a से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, y हमारी बुक में y से भी रिप्रेजेंट किया गया, तो 2 + 1 इट विल गिव यू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड क्या करेगी, जी बोलिए बच्चों, ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्रेस्ट पर जब ट्रफ फॉल करेगा तो डिफरेंस जो आएगा 2 - 1 दैट विल गिव यू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज कर जाएगी और इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। आइए इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अगर दो आइडेंटिकल वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो, दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, रीचेज एट द पॉइंट साइमल्टेनियसली, और होता क्या है कि उस पॉइंट पर जहां पे पहुंचते हैं वहां से जो इमर्ज होती है सिर्फ एक ही वेव इमर्ज होती है, यानी 2 सेंटीमीटर वाली। तो बताइए ये कब पॉसिबल है। तो ज्यादा आप हमने भी देखा कि 2 + 1 3 हो गया था और 2 - 1 1 हो गया था, लेकिन ये अजीब सी बात है कि दोनों का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर था और वो एक पॉइंट पर पहुंचे और रिजल्टेंट 2 निकला। इज इट पॉसिबल? तो एक वेव कहां गई? तो याद रखिएगा स्पेशल केस हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भी कि ऐसा मुमकिन है। Waves are added like vectors, so we know that if two vectors are added at कौन सा एंगल हो, 120 डिग्री। इसका मतलब ऐसा मुमकिन है कि दोनों वेव्स जब वहां पहुंची हो तो दोनों में फेज डिफरेंस जो हो वो 120 डिग्री हो। तो फिर क्या होगा, फिर याद रखिएगा कि रिजल्टेंट वही होगा जो दोनों की इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड्स थी 120 डिग्री पर। क्लासिकल क्वेश्चन है, सो दिस इज चार्ली इज द बेस्ट आंसर। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड में मेरी कोशिश ये थी कि मैं चाह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपको मैंने वेव्स की बात करनी है, उनके स्पेक्ट्रम की बात करनी है, उससे पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक्स आपसे शेयर कर लूं। तो याद रखिएगा दुनिया में किसी भी वेव के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसकी स्पीड, एक फ्रीक्वेंसी और एक लैम्डा, और इनके दरमियान हमारे पास एक रिलेशन होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा, दैट इज v = f लैम्डा। क्लियर हो गए? आप किसी भी वेव के लिए यूज कर सकते हैं। पीछे वाली स्लाइड पे वापस आया हूं मैं। अब एक कुछ छोटे से पॉइंट देखते हैं। वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ, हम v, f और लैम्डा में से किसी दो का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए में कीपिंग द थर्ड क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जिसे हम आमतौर पे फिजिक्स की जुबान में रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, तो याद रखिएगा कुछ भी हो जाए, कयामत भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो फिर क्या होगा, फिर सीधी सी बात है कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इफ वी आर कीपिंग फ्रीक्वेंसी एज कांस्टेंट, तो v और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना। क्लियर? तो आइए पिछली स्लाइड पर वापस जाके एमसीक्यूज देखते हैं। वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, तो कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम? तो मैंने भी आपसे शेयर किया फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अब चलते हैं फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक ऐड हुआ है। याद रखिएगा वैक्यूम में, इन वैक्यूम तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन तमाम की रफ्तार जो होती है, स्पीड जो होती है, वो सेम होती है। दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब मजे की बात ये, एक बात याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या है, दिस इज देयर लाइट, वो लाइट ही है, मगर इनविजिबल भी हो सकती है और विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है और विजिबल भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी अगर मैं देखूं, रेडियो वेव से अगर मैं स्टार्ट करूं और फॉरवर्ड मूव करता हूं, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी फैमिली आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि लाइट ही है, विजिबल और इनविजिबल रीजन में है। एक बात याद रखिएगा, वैक्यूम में स्पीड क्या होगी, सबकी सेम। अगर स्पीड सेम है तो सीधी सी बात, अगर ये चीज मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो एफ और लैम्डा का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, और जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, विच मींस दैट अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज करेगी,
वेवलेंथ डिक्रीज करेगी और एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एच एफ होता है, या एच सी ओवर लेमडा, तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। मोमेंटम जो हमारे पास है, ऑब्वियसली वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। मोमेंटम और एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, रेडियो वेव से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद हमारे पास ये रीजन आ जाता है जिसे याद करने के लिए आप कर सकते हैं, लोग रॉइड वेव कहते हैं, रोए गी बीवी भी आप कह सकते हैं, वट एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड बन जाता। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि रेड की वेवलेंथ बड़ी है, फ्रीक्वेंसी इसकी कंपैरेटिवली कम है, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं, फिर एक्सेज आ जाती हैं और गैमा रेज आ जाती हैं। इन तमाम का जो हमारे पास ऑर्डर होता है वेवलेंथ का और सारा, वो आप लोगों ने, आपको एक होम टास्क है, आप सबने प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते, इनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। तो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आज का फर्स्ट ईयर का हमारा लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है, आइए छोटी सी बात करते हैं। ये मेरे पास एक बोर्ड है, यहां पर मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ये मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है। मजे की बात है, यहां से रेज जाती हैं, इसमें से तो पास हो नहीं सकती, आगे नहीं जा सकती, तो यकीनन इस बॉल का यहां पर शेडो बनेगा जो शेडो बना हुआ है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, उस शेडो का सेंटर क्या होगा, सेंटर वाइट है। तो क्या यहां पे कोई होल था जहां से रोशनी डायरेक्टली यहां तक पहुंची, उसने रोशन कर दिया? जी नहीं, हुआ ये कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स हैज टेकन प्लेस। यहां से लाइट बेंड हुई है, यहां पे फिर इंटरफेरेंस हुई है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स जो है, इसे नाम दिया जाता है बच्चों डिफ्रैक्शन का। और उसने हमारे सिलेबस में डिफ्रैक्शन की बुनियादी डेफिनेशन को ऐड किया है। एक बात याद रखिएगा, वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी डिफ्रैक्शन उतनी ज्यादा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी बड़ी वेवलेंथ डिफ्रैक्शन उतनी ज्यादा। 12 प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए मैंने डिफ्रैक्शन के 3 टॉपिक्स आते हैं। सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में ऐड है। सिंगल स्लिट अब ऐड तो नहीं है, मगर मैंने भी बोला आपसे कि अब उसने टॉपिक्स को जनरलाइज कर दिया। तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने याद रखिएगा, इसको मिनिमा के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसका फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आपने इसको एक दफा देखकर जरूर जाना है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहां पे दोबारा इस लेक्चर में इसकी बात नहीं करूंगा। एक्सरेज कि जो हमारी डिफ्रैक्शन थ्रू द क्रिस्टल्स होती है, जिसको ब्लैक्स लॉ भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी हम लोग देखकर जाएंगे, ताकि ये ना हो कि फॉर्मूला आ जाए और हम ये कहेंगे यार ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये सारा कुछ करके जाना है। स्टूडेंट्स, विल विश यू बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर हमारे फर्स्ट ईयर के जो न्यू एडेड टॉपिक्स हैं, जो लेफ्ट ओवर से, उनका लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए रखा। तो आई होप दैट यू पीपल विल एंजॉय इट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।